हाँ, तो ज्योग्राफी की जो बुक है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, उसका चैप्टर नंबर 5 बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत समझने वाला चैप्टर, बड़े ध्यान से आपको समझना है और बहुत काम का है, आगे लाइफ में बहुत काम आएगा। थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स टाइप टच है इसमें। चैप्टर का नाम है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, भू संसाधन तथा कृषि। ठीक है, और अच्छे से समझना है, खूब सारे वर्ड है जो मेरे को ध्यान से मेरे साथ के साथ समझना वरना मुश्किल हो सकते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है भू संसाधन, भू का मतलब तो ज़मीन, लैंड हो गया, समझते हो। संसाधन रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनसे हमारी जो बेसिक नीड्स है, जो हमारी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं, वो उनकी पूर्ति होती है। जैसे कि एक इंसान है, ठीक है, वो खाना खाता है, ठीक है, रोटी खाता है, उसके लिए उसको क्या चाहिए, अनाज चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करेगा, खेती बाड़ी करेगा। तो खेती बाड़ी कहाँ करेगा, भू पर, ज़मीन पर। तो ये एक संसाधन हो गया खेती बाड़ी करना। पानी एक संसाधन हो गया जो हमें पृथ्वी से ही मिलता है। तो मतलब वो चीज़ें जो संसाधन किसे कहेंगे, रिसोर्सेज किसे कहेंगे, जो हमारी कुछ बेसिक नीड्स है, जो हमारी कुछ आवश्यकताएं उनको पूर्ति करता हो, वो हमारे रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर, कृषि तो आप समझते ही हो, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि आप हर जगह कृषि कर सकते हो या फिर पूरी ज़मीन पर भी खेती बाड़ी कर सकते हो। अप्रोक्स 93% इंडिया की जो ज़मीन है वही सिर्फ यूजेबल है, मतलब यूज़ करते हैं। बाकी 7% का 8% का लगभग डेटा है ही नहीं, 7 से 8% का अभी हमारे पास में कोई डेटा नहीं है। मतलब ऐसी ज़मीन जैसे कि पूरा हमारा जोग्राफिकल एरिया वो तो ज़्यादा है, जबकि जो यूज़ होने वाली लैंड है वो कम है। ठीक है, या फिर जो हमारी जानकारी में जो लैंड है वो कम है। कैसे कि खूब सारी हमारी ज़मीन ऐसी है जो हमारी है, लेकिन पड़ोसी नेबर कंट्री ने उसको ज़बरदस्ती हड़प रखा है या फिर उसको अपने मैप में दिखाते भी है। जैसे POK हो गया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारा है उसका खूब सारा हिस्सा जो है पाकिस्तान के पास में है। चाहे अपन चिकन नेक की बात करें, इस साइड में भी थोड़ा चाइना का भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन, मतलब जो मैंने आपको कभी आगे बताऊँगा मैप में। ऐसी खूब सारी ऐसी जगह हैं जो हमारे से जो डिस्प्यूटेड ज़मीन है उसको हड़पा गया है, जो हमें मतलब लगभग 7 से 8% का अभी हमारे पास में कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। ये सब अपन को कैसे पता चला कि, तो फिर हम ये कहेंगे कि हमारा जो इंडिया का जो एरिया है 34.8 जो 32.8 32.8 जो हमारा लाख वर्ग किलोमीटर जो हमारा एरिया है, या फिर 3.3 मिलियन भी कह सकते हो आप, 0.2 करके। तो यानी कि जो जितना भी जो हमारा एरिया है, क्षेत्रफल है, वो इतना है, हम ये कैसे कह सकते हैं। तो इनके भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे कि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है, भू राजस्व विभाग होता है हमारा। ठीक है, भारत, अब इसके पूरे चैप्टर में अपन बात किसी करेंगे, भारत की बात करेंगे। तो इंडिया का लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी भू राजस्व विभाग जो होता है, वो हमारे ज़मीन का भू उपयोग रिकॉर्ड्स रखता है, ज़मीन के यूज मतलब लैंड यूज रिकॉर्ड्स रखता है कि कितनी ज़मीन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं हम, उसका रिकॉर्ड्स रखता है। कौन रखता है, भू राजस्व विभाग। जैसे आपका शिक्षा विभाग है, जो हमारे जैसे कि अलग अलग CBSE बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, UP बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड, सब अलग अलग विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। वैसे ही अब इनका भी जो रिकॉर्ड्स रखा जाता है वो हमारे लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट रखता है। और ये जो रिपोर्ट करता है कि इतना एरिया जो है वो हमारा यूज़ हो सकता है, उसको अपन रिपोर्टिंग एरिया बोलते हैं या फिर रिपोर्टिंग क्षेत्र बोलते हैं, या फिर रिपोर्ट का मतलब प्रतिवेदन होता है हिंदी में, तो प्रतिवेदन क्षेत्र भी बोलते हैं। ये चीज़ हो गई। एक होता है सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये भी एक डिपार्टमेंट है जो हमारा सर्वे करता है, जो सर्वे ऑफ इंडिया है। ये हमारे इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है, भारत की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, मतलब कि इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है हमारी, कि इतनी ज़मीन है जो हमारी है परफेक्टली, वो इतना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर बोल सकते हो, इतना जैसे भारत का एरिया है। तो ये इसकी भौगोलिक जानकारी या फिर इंफॉर्मेशन अबाउट द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ इंडिया, वो हमें देता है जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया है वो। तो दो बड़े मेजर मतलब डिपार्टमेंट है अपने। एक भू राजस्व विभाग जो हमारे कितनी लैंड को यूज़ करना है, यूजेबल ज़मीन को बताता है, और एक जो हमारी पूरी कंप्लीट जोग्राफिकल लैंड को बताता है। दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन अपन को जानना बहुत ज़रूरी। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट हमें किसकी जानकारी देता है, तो हमारी वो भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी देता है, जो प्रशासनिक है, जो मैप में ऐसा मान लीजिए। और ये राजस्व विभाग क्या कहता है कि कितना रिकॉर्ड्स है हमारे भू उपयोग, कितना यूज़ करने वाली ज़मीन। ऐसा मान लीजिए खेती बाड़ी में इतना यूज़ होता है, इतना सड़कों के निर्माण में होगा, मतलब डिफरेंट पोर्शन में अलग अलग उनका यूज़ है। ये सब अपन ने इसको थोड़ा सा मोटा मोटी देखना है। अब पहला ही क्वेश्चन यही जो आपके स्टार्टिंग से बिल्कुल टू द लाइन क्वेश्चन बना के मैंने बनाए हैं, आपके नोट्स बनाए हैं। पहला एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, रिपोर्टिंग क्षेत्र बोल दो चाहे प्रतिवेदन क्षेत्र बोल दो, वो और एक होता है भौगोलिक क्षेत्र, जो दोनों अलग अलग होते हैं। देखो ये तो भौगोलिक क्षेत्र हो गया, ये रिपोर्टिंग क्षेत्र हो गया। इन दोनों में क्या डिफरेंस है,
डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टिंग एरिया, ठीक है, रिपोर्टिंग एरिया एंड जोग्राफिकल एरिया, इन दोनों में मेनली डिफरेंस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। पहला कि भू उपयोग, जो भी हमारे कितने भी लैंड का यूज़ है उसका सारा रिकॉर्ड कौन रखता है, वो रखता है भू राजस्व विभाग, ठीक है, यानी कि लैंड यूज रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये समझ में आ गया पहली बात। दूसरी बात, इसके द्वारा निकाले गए जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे पूरे भू उपयोग का जो संवर्गों का जो कुल योग है उसको हम कह देते हैं रिपोर्टिंग क्षेत्र, ठीक है। मतलब एक कंप्लीट एक लिस्ट या लेटर पत्र पर लिख के दे देंगे कि लो साहब ये इतना, तो वो हमारे पूरे रिकॉर्ड्स जो पूरे संवर्ग भू उपयोग संवर्गों का योग जो होगा वो हम कह देंगे रिपोर्टिंग क्षेत्र होता है। यानी कि द लैंड यूज कैटेगरीज एड अप टू रिपोर्टिंग एरिया विच इज सम वर्ड डिफरेंस। अब लेकिन एक इन दोनों में डिफरेंस भी है जो भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न होता है। हाँ, भौगोलिक क्षेत्र से बिल्कुल भिन्न होता है, वो अपने पहले पढ़ लिया कि भौगोलिक क्षेत्र तो ये है इतना फिक्स, लेकिन वो जो भू उपयोग रिकॉर्ड्स है कितने ज़मीन यूज़ होगी वो अलग, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। मतलब ज़मीन का पूरी का तो अपन यूज़ नहीं कर सकते ना भाई, 93% का रिकॉर्ड्स हमारे पास में वो वाली चीज़ है, तो कितना यूज़ कर सकते हैं वो हमारा चीज़ है, तो दोनों में डिफरेंस है। भू राजस्व तथा सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत कुल क्षेत्र में मूलभूत अंतर, एक अंतर है, ये लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना यहाँ से एक डिफरेंस 1 मार्क्स में अगर आए तो ये लिख देना कि भू राजस्व द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल पत्रों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित होता है, बिल्कुल। यानी जो भू राजस्व जो होता है, जो लैंड रेवेन्यू जो होता है वो रिपोर्ट जारी करता है, उसके जो क्षेत्रफल है वो रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित होता है, जो कि कम या ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल। यूज़ करने वाली ज़मीन कम या ज़्यादा कभी भी हो सकती है, ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन भौगोलिक एरिया तो फिक्स है, इतना एरिया हमारा इंडिया का है तो है। हालांकि उसका 7-8% अभी अपन मैप में दिखाते हैं, वो हमारे पास में है नहीं, सिर्फ मैप में दिखाते हैं, लेकिन फिर भी हम ये क्या कहेंगे, इतना हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, लेकिन यूज़ कितना 93% यूज़ है वैसे, तो ये कम ज़्यादा हो सकता है। कभी पीओके अपन अगर ले लिया वापस, हो सकता है वो परसेंटेज और बढ़ जाए, तो ये कम ज़्यादा हो सकता है। जबकि जो भौगोलिक क्षेत्र होता है वो विभाजन के सर्वेक्षण पर आधारित होता है, जब हमारा विभाजन होता है उसके सर्वे जो होता है उसके आधारित होता है, जो कि फिक्स होता है, स्थायी होता है, परमानेंट होता है। ये मेनली डिफरेंस इसके अंदर है, तो इसको जरूर ध्यान रखना कि सम डिपेंडिंग ऑन द एस्टिमेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वेयर इज द लेटर डज नॉट चेंज एंड स्टेज फिक्स्ड फॉर सर्वे ऑफ इंडिया मेजरमेंट, जो भी मेजरमेंट हो ये फिक्स होता है। तो ये छोटा सा दोनों में अंतर है जो आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है ये। अगला है जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहते हैं ना इस चैप्टर की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है ये वाला क्वेश्चन, कि भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण निम्न प्रकार हैं। मतलब कि द लैंड यूज कैटेगरीज एज मेंटेन इन द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आर एज फॉलोज। कुल मिला के 9 प्रकार ऐसे हैं, 9 टाइप हैं, जो अगर आपने सिर्फ 9 टाइप के नाम भी याद कर लिए तो 100% मोस्टली आधा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, क्योंकि जैसे नाम है उस अकॉर्डिंग इसके बारे में लिखना है। तो 9 के 9 नाम याद करना है। पहला, वनों के अधीन क्षेत्र, मतलब ऐसा क्षेत्र जो फॉरेस्ट है जिसको अपन खेती बाड़ी वहाँ पर नहीं कर सकते, वो वनों का एरिया होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। यानी वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों पृथक है, दोनों अलग अलग होते हैं। वर्गीकृत वन क्षेत्र अलग होता है और एक होता है वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जहां वन विकसित हो सके। तो ध्यान रखना, गवर्नमेंट जहां पर कंट्रोल कर देती है, आपने देखा भी होगा, जैसे कि जो वन क्षेत्र होते हैं कि ये फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर आप जा नहीं सकते, वहाँ पर बिल्कुल फिक्स बाउंड्री है, वहाँ पर वही जो जीव रहेंगे, जो गवर्नमेंट का फिक्स एक बाउंड्री खींची होती है, बाकायदा वहाँ पर पुलिस फोर्स लगा होता है, तो वो सब उनके अंडर में आता है। तो मेन चीज़ क्या है, वनों के अधीन क्षेत्र। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एरिया अंडर एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इन डिफरेंट फ्रॉम द एरिया क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट। द लेटर इज द एरिया विच द गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड एंड डिटरमाइंड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ। यानी सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जाता है कि वहाँ पर एक्चुअली वन विकसित हो सके, ठीक है, वन डेवलप हो सके। वहाँ पर आप कोई भी उन पेड़ों की पेड़ पौधों की कटाई नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, गवर्नमेंट द्वारा वहाँ बाकायदा वैसे पुलिस फोर्स लगी होती है, तो वैसे भी अपन कुछ नहीं कर सकते वहाँ, ना कोई भेड़ बकरी पशु का कुछ भी नहीं चला सकते। बंजर व्यर्थ भूमि, हाँ ये है बैरन एंड वेस्टलैंड्स, ये बिल्कुल व्यर्थ ज़मीन होती है जो बंजर पड़ी रहती है खाली। वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, यानी कि ऐसी ज़मीनें हालांकि कोशिश गवर्नमेंट करती है, लेकिन अगर नहीं बन सकती कि बनेंगी, अब तो इसको यूज़ कर ही नहीं सकते। बंजर पहाड़ी वाले जो इलाके होते हैं खेती बाड़ी कर ही नहीं सकते आप, ठीक है।
यानी कि द लैंड विच मे बी क्लासिफाइड एज द वेस्टलैंड सच एज बेरी हिल, यानी कि ऐसी ज़मीन जिसको सरकार खूब कोशिश करे लेकिन कृषि योग्य नहीं बना सकती, जैसे कि पहाड़ी भूभाग हैं, मरुस्थल हैं, मरुस्थल खड्ड आदि, इनको कृषि अयोग्य व्यर्थ भूमि वर्गित में किया गया है। 2-3 एग्जाम्पल लिख देना, पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल, बस 2 ही बहुत है, बंजर पहाड़ी भूभाग और मरुस्थल। यानी कि आप लिख सकते हो हिली टेरियंस और डेजर्ट लैंड्स, ठीक है। ये 1-2 एग्जाम्पल लिख दो। नॉर्मली कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है अभी तक कि इनको अपन यूज़ कर सके। तो अभी तक अपने 2 पढ़ लिए हैं, पहला फॉरेस्ट यानी कि वनों के अधीन क्षेत्र, दूसरा बंजर व्यर्थ भूमि यानी कि बैरन वेस्टलैंड, तीसरा गैर कृषि कार्यों से प्रयुक्त भूमि यानी कि लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, ठीक है। और ये इस संवर्ग में बस्तियां जो है ग्रामीण और शहरी दोनों बस्तियां, ग्रामीण बस्तियां यानी कि रूरल सेटलमेंट्स और शहर यानी अर्बन सेटलमेंट्स, दोनों अवसंरचना यानी सड़कें, नहरें आदि, उद्योगों, दुकानों आदि हेतु भू उपयोग सम्मिलित है। मतलब ऐसी ज़मीन जहाँ पर दुकानें बनेगी, सड़कें बनेगी, है ना, वहाँ का यूज़ नहीं कर सकते आप, वहाँ पर खेती बाड़ी थोड़ी हो सकती है। कह दिया साहब इधर से ट्रेन निकलेगी, तो ट्रेन निकलेगी तो बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए उसके लिए, आना जाना ट्रेन का, तो दो लेन बनेगी, कहीं पर 4 लेन बनेगी, 5 लेन बनेगी, तो उस ज़मीन को आप यूज़ नहीं कर सकते, उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो गैर कृषि कार्य, मतलब वहाँ पर एग्रीकल्चर खेती बाड़ी नहीं हो सकती। उन सब में सड़कें, नहरें, 2-4 एग्जाम्पल डाल देना, दुकानें, इन सब के लिए ज़मीन छोड़ देते हैं। गवर्नमेंट होती है ना कि यहाँ पर प्लॉटिंग होगी साहब, यहाँ पर दुकानें कटेगी, दुकानें बनेगी, बस तो ज़मीन वहाँ पर दुकानें बनने के लिए होगी और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया लैंड अंडर सेटलमेंट्स, रूरल और अर्बन दोनों, और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, कैनाल्स एक्सेट्रा, के जैसे आप कैनाल्स बनेगी, इधर से नहर जाएगी, तो वहाँ पर भी आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते। इंडस्ट्री, शॉप एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। और एक्सपेंशन इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ वुड लीड टू इंक्रीज इन दिस कैटेगरी ऑफ लैंड यूज। बिल्कुल सही है, इसमें द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में वृद्धि से इस संवर्ग में भूभाग में वृद्धि होती है। बिल्कुल आपको पता है कि द्वितीयक और तृतीयक की जो एक्टिविटी है वो इसके अंदर आती है, तो इस वजह से भी ईजी है, ये बहुत समझ में आ गया। चौथी जो है वो है एरिया अंडर परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स, स्थायी चारागाह क्षेत्र, जहाँ पर चारागाह का मतलब जहाँ पर पशुओं के लिए ज़मीन जो चरने के लिए छोड़ी जाती है, खेती बाड़ी नहीं होती, वो चारागाह जो होता है जहाँ पर पशु चराए जाते हैं, ठीक है वो। तो इस प्रकार की अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या तो गांव के जो इकट्ठे होते हैं पंचायत के दिए साहब, देखो नाडी जो होती है कि खुली नाडी है साहब, अपने यहाँ पर तो खूब सारी ऐसी परंपरा भी कि रामदेव जी के नाम की नाडी है, ये तेजा जी के नाम की नाडी है, तो मतलब वो उनको छोड़ देते हैं, वहाँ पर पशु पक्षी चरते हैं उस गाँव के। तो जो ग्राम पंचायत है वो इकट्ठी बैठ के ये तय कर लेती है कि ये हमारे लिए स्थायी चारागाह रहेगा, मतलब यहाँ पर परमानेंट खेती बाड़ी नहीं होगी, ये ज़मीन हमारे पशुओं को चरने के लिए होगी, ठीक है। वैसे ही या फिर सरकार का स्वामित्व होता है वहाँ पर, कभी कभी ऐसा भी है कि वो ज़मीन गवर्नमेंट की भी ऐसी अलॉट करती है कि ये साहब इतनी ज़मीन में आप आराम से पशु चराइए, ठीक है। यानी कि मोस्ट ऑफ दिस टाइप लैंड इज़ ऑन्ड बाय द विलेज पंचायत या फिर गवर्नमेंट, दोनों के द्वारा हो सकता है। और इस भूमि का केवल एक छोटा भाग निजी स्वामित्व में होता है, हाँ कुछ प्राइवेट भी हो सकता है। ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ दिस लैंड इज़ प्राइवेट ऑन्ड, ठीक है। और ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन गया कि जो ये ग्राम पंचायत की जो पूरी इकट्ठी होकर जो ज़मीन देती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साझा संपत्ति संसाधन। यानी कि द लैंड ऑन्ड बाय द विलेज पंचायत कम्स अंडर, वो कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट है, साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं 1 मार्क्स में, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ लिया नंबर 4, यानी कि पहला पढ़ा अपन ने फॉरेस्ट यानी कि वनों के अधीन क्षेत्र, बंजर व्यर्थ यानी बैरन वेस्टलैंड हो गया, गैर कृषि यानी कि लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चर उसमें हो गया, स्थायी चारागाह यानी कि परमानेंट पास्चर हो गया। 5वां है विविध तरु, ठीक है, विविध तरु, एरिया अंडर मिसनेलियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स नॉट इंक्लूड इन नेट सोन एरिया, ठीक है। इंग्लिश थोड़ी बड़ी है, हिंदी तो ईजी है कि फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, यहाँ तक यहाँ ये भी बड़ी है, छोटी नहीं है। विविध तरु यानी कि फसलों व उपवनों के अंतर्गत, यानी कि जो बोए गए निवल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। देखो एक निवल ज़मीन होती है जहाँ पर जैसे ऐसा मान लीजिए एक किसान है, अपनी खेती बोते हैं कि अभी जैसे खेती बाड़ी कर दी, फसल काट ली, फिर वापस खेती बाड़ी कर ली, फिर फसल काट ली, वो उसे बोलते हैं निवल क्षेत्र। अभी पढ़ेंगे अपन अपना, वो भी एक टाइप है, ठीक है। तो ये हो गया वो, लेकिन इसमें शामिल नहीं, विविध तरु में वो वाला क्षेत्र शामिल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। यानी कि इस संवर्ग में वह भूमि सम्मिलित है जिस पर उद्यान व फलदार वृक्ष उगाए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ या तो उद्यान लगेंगे या जो फल देने वाले जो फलदार वृक्ष होते हैं वो लगेंगे।
इस प्रकार की अधिकतर भूमि व्यक्तियों के निजी स्वामित्व, बिल्कुल ये सर ऐसा माने जो फ्रूट्स वगैरह उगाते हैं वो फिक्स है, क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे आप अनार की खेती करते हो अगर, तो अनार के पौधे एक बार उगाए जाते हैं, वो 10-20 साल तक बस एक ही पौधा आपको फल देता रहेगा, उसके बाद में उसकी एज हो जाती है, सड़ गल जाता है, फिर नया बन जाता है। तो मतलब वो ज़मीन वहाँ पर दूसरी कोई खेती हो ही नहीं सकती, अनार की खेती तो अनार की खेती होगी वहाँ पर। तो ये ध्यान रखना, ऐसा विविध तरु यानी जो फसलों के और उपवनों के अंतर्गत आते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ उद्यान और फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं, सिर्फ ध्यान रखना, ठीक है। यानी द लैंड अंडर ऑर्किड्स ऑफ फ्रूट्स ट्रीज एंड इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, मच ऑफ दिस लैंड इज प्राइवेट, और लगभग ये प्राइवेट लोगों के पास में होती है, गवर्नमेंट ऐसा कम ही काम करती है। छठा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य लेकिन व्यर्थ भूमि, यानी कि कल्चरेबल वेस्टलैंड, ठीक है, कल्चरेबल वेस्टलैंड, ऐसी इसका मतलब ये है वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक, ध्यान रखना फिक्स एग्जैक्ट ईयर याद रखना, 5 वर्षों तक या फिर अधिक समय तक प्रति या कृषि रहित, प्रति का मतलब खाली छोड़ी हुई है, प्रति का मतलब क्या होता है, खाली छोड़ी हुई, 5 साल तक अभी तक वहाँ पर खेतीबाड़ी करी नहीं गई है, यानी कि एनी लैंड विच इज़ लेफ्ट फैलो यानी अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years इज इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, वो सब इसके अंदर आती है, वो सम्मिलित की जाती, इस सर्व में सम्मिलित की जाती है। भूमि उद्धार तकनीक द्वारा इसे सुधार कर कृषि, बिल्कुल सही है, इसमें खाद खुद डाल के कुछ तकनीकी द्वारा था कि इसका मतलब ये होता है खाद डाल के, यूरिया डीएपी ये सब डाल के इसको कृषि योग्य बनाया जाता है, क्योंकि वो 5 साल से प्रति खाली ज़मीन पड़ी है, ठीक है। तो इट कैन ब्रॉट अंडर कल्टिवेट आफ्टर इम्प्रूविंग रिक्लेमिनेशन प्रैक्टिसेस, तो ईजी हो गया। ये वो ज़मीन है जो एग्रीकल्चर के योग्य हैं, खेतीबाड़ी कृषि कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी 5 सालों से ज़्यादा से वो व्यर्थ पड़ी है, परती पड़ी है, ठीक है, बहुत ईजी है। छठा हो गया। 7वें वर्तमान प्रति भूमि, यानी कि करंट फैलो, इसका मतलब वह भूमि जो 1 वर्ष, ये वर्तमान है कि लगभग अभी 1 साल से यहाँ पर खेतीबाड़ी नहीं कर रहे साहब, तो ये वर्तमान हो गई, यानी कि वह भूमि जो एक कृषि वर्ष मान लो, एक सीजन मान लीजिए, या उससे कम समय तक कृषिरत रहती है, वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। तो ध्यान रख, दोनों में ये फर्क है, ये तो है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जो 5 साल है उससे ज़्यादा, वर्तमान प्रति वो जो 1 साल या एक सीजन मान लीजिए उसके दौरान ये जो है वो वर्तमान में वो प्रतिभूमि कहलाती है। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु भूमि का प्रति रखना एक सांस्कृतिक चलन भी है, ये भी है, आपने सुना होगा कि कहते हैं साहब एक ही जगह बार बार फसल नहीं करेंगे, 1 साल के लिए रेस्ट दे देते हैं, इसको खाली छोड़ देते हैं खेत को, ताकि वो क्या होगा कि उसमें थोड़ी घास फूस उगेंगे, उससे थोड़ी खाद वाद बनेगी और नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो फसल अच्छी होगी। एक चलन है ऐसा, बहुत सारे किसान ऐसा करते हैं, सेम कुछ 1 साल के लिए उस ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वापस उगा लेते हैं, उसे बोलते हैं वर्तमान प्रति, मतलब वो थोड़ी देर के लिए पड़ती है, वो एक्चुअल में वो प्रति नहीं है, ठीक है। यानी कि दिस इज द लैंड विच इज़ लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 या और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है। और फॉलोइंग इज कल्चर प्रैक्टिस अडेप्टिव फॉर गिविंग द लैंड रेस्ट, ऐसा भी है, ये प्रैक्टिस एक ऐसी संस्कृति का चलन भी है कि लोग ऐसा, किसान लोग ऐसा करते हैं। इस विधि से भूमि की क्षीण उर्वरकता या पौष्टिकता प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। बहुत बढ़िया टेक्निक है। किसान कभी भी, आप ध्यान रखना, किसान जितनी भी टेक्निक, हालांकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, खूब सारे किसान आजकल तो पढ़ लिखे, फिर भी खूब सारी ऐसी टेक्निक उनके अंदर हैं जो वाकई साइंटिफिक है। 1 साल खाली छोड़ देंगे तो खूब सारी उर्वरकता, उसमें कुछ फर्टिलिटी ऐसी आ जाएगी कि वो खेती बिल्कुल ज़मीन सही हो जाएगी, ठीक है, बिना खाद डाले ही। तो लैंड रिकॉप्स द लॉस फर्टिलिटी थ्रू नेचुरल प्रोसेस, जो ऐसी प्रोसेस के द्वारा वापस जितने भी वो फर्टिलिटी जो खोई है उसने लॉस्ट करी वापस आ जाएगी, क्योंकि उस पर घास फूस उगेंगे। फिर उसको जो वो अपनी फसल जब उगाएंगे उससे पहले आपको पता खरपतवार, तो उसके अंदर दबा देंगे ट्रैक्टर से, तो फिर वो उससे खाद बन जाएगी। तो ऐसा भी सही है। नंबर 8 है पुरातन प्रति भूमि, फैलो अदर देन करंट फैलो, ठीक है, यानी कि ये भी कृषि योग्य भूमि होती है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम। बड़ा शानदार टेक्निक है, तो कितना ईजी है। जैसे ये जो है, ये ज़मीन है कृषि योग्य व्यर्थ, ये 5 साल, ये वर्तमान 1 साल, और ये इन दोनों के बीच की 1 साल से तो ज़्यादा और 5 साल से कम, वो कहते हैं पुरातन, ठीक, बहुत ईजी है। यानी ये भी कृषि योग्य होती है लेकिन कम समय तक कृषि रहित रहती है। अगर कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि सर्ग में चला जाता है। इसको मत पढ़ना भले, ये रहने देना भले आप, यहाँ से ये जो वापस रिपीट है इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने, क्योंकि ये चीज़ अपन पढ़ चुकी है, इसको वापस बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं, इतना ही पढ़ना है बस, ऊपर वाला ही, ठीक है। मतलब बात अपन सिर्फ पुरातन की कर रहे हैं, तो पुरातन वो हो जाएगी जो 1 साल से ज़्यादा 5 वर्ष से कम। ये चीज़ तो वापस समझा रहे हैं, जो अपन पहले पढ़ा के आगे उसकी कोई ज़रूरत है, हमें बताया कि जो 5 साल से ऊपर चली जाएगी वो आ जाएगी इस कैटेगरी में, कि इसमें कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, ठीक है। यही वापस यहाँ लिखा हो तो अपन को नहीं देखना,
ये देख लो, इतना छोड़ देना, बस यहीं तक करना है। हाँ हाँ ठीक है, यानी कि ऐसा जो 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम। फिर लास्ट 9वीं है वह निवल बोया क्षेत्र, नेट एरिया सोन, यानी कि वह भूमि जिस पर फसलें उगाई वह काटी जाती है, जो हर कोई किसान करता है, उसे अपन निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। बस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 9 बातें थी। निवल बोया क्षेत्र इन नेट एरिया सोन नंबर 1, फैलो अदर देन करंट फैलो यानी पुरातन प्रतिभूमि 2, करंट फैलो यानी कि वर्तमान प्रतिभूमि 3, और बात करते हैं कल्टेबल वेस्टर्न यानी कि कृषि योग्य वृत्तभूमि 4, एरिया अंडर मिसलेंस यानी विविध तरु जो उपवनों के अंतर्गत आते हैं वो 5, फिर ये एरिया अंडर परमानेंट ये हो गया अपना स्थायी चारा का 6, फिर ये आपके कृषि योग्य प्रयुक्त भूमि लैंड पुट ये होगी नॉन एग्रीकल्चर में 7, बंजर व्यर्थ भूमि बर्न वेस्टर्न ये हो गया 8, और 9 योगी वनों के दिन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट्री। टोटल 9 प्रकार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 के 9 प्रकार आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ पहले आप इसके नाम याद कर लो, अगर नाम भी याद कर लिए तो उसके बारे में लिखना आपको आ जाएगा। थोड़ा सा 1-2 है जिसके बारे में 1 साल है, 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम है, एक में 5 साल से ज़्यादा, उनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिस्कशन कर लेना, बाकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, बाकी पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है कि भारत में भू उपयोग परिवर्तन, ठीक है, यानी कि लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया। तो देखो वो क्या क्या है, क्या क्या परिवर्तन हमारी भू उपयोग में हुए हैं, ज़मीन के यूज़ करने में हुए हैं, कि किसी भी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहाँ की आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। लैंड यूज इन अ रीजन टू अ लार्ज एक्सटेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट इन, ये कैसे, ये क्या बात कह दी, जैसे कि अभी आप राजस्थान की अगर बात करें तो बीकानेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, इन सब में इस साइड में कह रहे हैं कि हम जो हैं पेट्रोलियम के ऐसी चीज़ सोर्स है कि अपन वहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार मिल सकते हैं, तो वहाँ पर अपन रिफाइनरी लगाएंगे। ठीक है, तो वहाँ जहाँ रिफाइनरी लगेगी वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं करेंगे। या फिर ऐसा मान लीजिए कि और भी राजस्थान के पोर्शन में ऐसा है जहाँ पर कोयला की खानें निकल रही है, माइंस निकल रही है, कोल माइंस, तो जहाँ कोल माइंस निकली वहाँ खुदाई करेंगे। तो डिपेंड करता है कि वहाँ की एक्टिविटी क्या है, वहाँ पर क्या मिल सकता है। अर्थ जो है वो आर्थिक क्रियाएँ भी डिपेंड करती है कि लोगों का रोजगार क्या है, वो सब यूज़ करता है। जैसे कहीं पर पानी नहीं है, जैसलमेर का पोर्शन है वहाँ पर पानी नहीं है, तो आप जैसलमेर में खेती बाड़ी नहीं कर सकते, तो वहाँ की आर्थिक क्रियाएं कुछ अलग होगी, एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ अलग है, तो उन सब पे ये बेस्ड होता है मेन तो। ठीक है, अपन बात करते हैं कुछ पॉइंट की कि क्या क्या इसमें परिवर्तन हुए हैं। तो अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ बढ़ता है, बिल्कुल सही है। इकोनॉमी हमारी समय के अकॉर्डिंग बढ़ती रहती है। जो बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते आय स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी, वे इसी से मिलते जुलते कारकों पर निर्भर है, बिल्कुल सही है। The size of economic grows over time as a result of increasing population, change in income levels, available technology and associated factors. आपने हम देखा होगा पहले हम बिना पंखे के रह लेते थे, हम तो क्या मतलब हमारी जो पीढ़ियाँ दादाजी वगैरह, फिर धीरे धीरे पंखे में रहने लगे, फिर कूलर में रहने लगे, फिर एसीयू में भी रहने लग गए। पहले मोटरसाइकिलें होती थी, साइकिलें होती थी, आजकल कार, घर में कार मिल जाएगी। तो मतलब दिनों दिन इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ये सब रीज़न है, कारण है। परिणाम स्वरूप समय के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता है, बिल्कुल सही है। सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता, जो पहले ज़मीन छोड़ी हुई थी उसको भी अब वापस से यूज़ करने को, क्योंकि अब टाइम पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, खाने के लिए अनाज भी चाहिए, तो कुछ टेक्निक्स ऐसे यूज़ कर रहे हैं, ऐसी ज़मीन जो पड़ी हुई थी उसको भी यूज़ कर रहे हैं ताकि उनको फुलफिल कर सकें। एज ए रिजल्ट द प्रेशर ऑन लैंड विथ इंक्रीजिंग विथ टाइम एंड मार्जिनल लैंड वुड कम अंडर यूज। ठीक है, ये सब हो गया। मार्जिनल जो लैंड था, जो सीमांत भूमि पड़ी थी, उसको भी अपन अब यूज़ करने लग गए हैं। ये है एक तो क्या पढ़ रहे हैं अपन कि भारत में भू उपयोग में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। पहला पॉइंट तो ये हो गया क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, साहब उनकी पूर्ति करनी है तो परिवर्तन करना पड़ेगा, एक हो गया। दूसरा, समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव होता है। दूसरे शब्दों में द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तेजी से वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार के परिवर्तन भारत जैसे विकासशील देश में एक सामान्य बात है, बिल्कुल सुना होगा। देखो ध्यान रखना, द्वितीयक यानी सेकेंडरी और टर्सरी जो सेक्टर है उसके अंदर प्राइमरी सेक्टर की अपेक्षा ज़्यादा वृद्धि होती है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर आपको पता है ग्रामीण रूरल एरियाज़ में होता है और ये होता है अर्बन एरियाज़ में। तो सीधी सी बात, अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इनमें भी सीधी सी बात ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी वुड अंडरगो ए चेंज ओवर टाइम। समय के अनुसार अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी चेंज होती रहती है। इन अदर वर्ड्स अपन ये कहें कि द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स यूजुअली ग्रो मच फास्टर देन द प्राइमरी सेक्टर, बिल्कुल। स्पेसिफिकली द एग्रीकल्चर सेक्टर, खास तौर से जो है आपका जो है कृषि क्षेत्र जो है, इस प्रकार के परिवर्तन भारत में ज़्यादा होते हैं, वो भी है।
इन दिस टाइप ऑफ चेंज इन कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया। इंडिया में इस तरह के जो चेंजेस हो जाते देखने को मिलते हैं, जो इंडिया जैसी जो भी डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पर। दिस प्रोसेस वुड रिजल्ट ए ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ लैंड फ्रॉम एग्रीकल्चर यूजेज ऑफ नॉन एग्रीकल्चर एरिया। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया धीरे धीरे कृषि भूमि गैर कृषि संबंधित कार्यों में प्रयुक्त हो जाती है। बिल्कुल सही है। जैसे कि ऐसी बहुत सारी ज़मीन थी, देखो शहर कितने बड़े हो गए। ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस लास्ट लाइन का मतलब समझा रहा हूँ कि जैसे ऐसा मान लेते हैं कि जयपुर, पहले कहते हैं कि जयपुर में जैसे छोटे मोटे शहर हुआ करते थे, जयपुर मतलब बड़ी बड़ी की ये कॉलोनी बड़ी, ये कॉलोनी, उसके पास में खेती होती थी। आजकल जयपुर इतना फैलता गया कि जहाँ पर खेती होती थी वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई। तो मतलब जो कृषि योग्य भूमि थी वो गैर कृषि योग्य जो भूमि बन गई, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर बन गई। रीज़न है पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो रहने के लिए घर तो चाहिए, हर कोई शहर में आना चाहता है, तो शहर में इतनी ज़मीन कहाँ से आएगी। तो फिर क्या होगा, जो जैसे किसी के पास 10 बीघा ज़मीन थी तो वो प्लॉट काट के बेच देगा उसको, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई। तो धीरे धीरे जो जहाँ पर खेती हो सकती थी वो नॉन एग्रीकल्चर में चली गई। तो ये सब बातें ईजी है, ये पॉइंट हो गया। फिर तीसरा है कि समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जाता है, ठीक, बिल्कुल, और भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से इश्यूज़ है, ध्यान समझना। द रीजन फॉर थर्डली तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज रिड्यूस ओवर टाइम। बिल्कुल, दिनों दिन आप देख रहे होंगे, पहले बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी होती थी, हर कोई लोग खेती पर डिपेंड थे, लेकिन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। द प्राइस ऑफ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज डज नॉट डिक्लाइन। लेकिन जो भूमि पर कृषि क्रियाकलाप उसका दबाव अभी भी कम नहीं है, अभी भी लोगों के पास में ये जो प्रेशर बना हुआ है कि एग्रीकल्चर करना चाहिए वो अभी भी जो है वो कम नहीं हो रहा। क्या कारण है कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के, क्या कारण है? इसी का पॉइंट है, इसी का, लेकिन एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के क्या कारण हैं, यानी द रीज़न फॉर कंटिन्यूड प्रेशर इन एग्रीकल्चर लैंड आर, वो क्या क्या है। वो ये एक तो ये है कि प्राय विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का जो अनुपात है अपेक्षाकृत धीरे धीरे घटता है। बिल्कुल, पहले देखो आपने सुना होगा अपने दादा परनाना दादा वो कहते थे कि हर कोई खेती बाड़ी करता था और हर कोई खेती पर डिपेंड था। आजकल लोग खेती से दूर भग रहे हैं, और या फिर ऐसा हो कि ज़मीन कम हो गई है। पहले हमारे अपने दादाजी की जैसे 150 बीघा 200 बीघा ज़मीन होती थी, फिर उनके 5 बेटे हो गए तो फिर उनके बट गया 40 बीघा ज़मीन हो गई, समझ लो ऐसा, ठीक है। फिर उनके फिर बेटे हुए तो उनके 20 बीघा ज़मीन 10 बीघा ज़मीन आई। तो अब क्या हुआ कि जिसके 2 बेटे हैं या जिसके 3 बेटे हैं तो उनका एक बेटे को कह दिया कि आप खेती कर लो, बाकी 2 बेटे नौकरी की तरफ बढ़ेंगे। तो मतलब क्योंकि उन्हें पता है कि 20 बीघा ज़मीन अकेला ही कर लेगा। पहले तो 100 200 बीघा ज़मीन होती थी, इसलिए सबको मिलकर करना पड़ता था। तो ये सब कारण है कि आजकल जो कृषि के प्रति लोगों का जो रुझान है वो कम होता चला गया, ठीक है। ये भी कारण है, योगदान तीव्रता से कम हो रहा है इन डेवलपिंग कंट्रीज़, और बेसिकली डेवलपिंग कंट्री में, इन डेवलपिंग कंट्रीज द शेयर ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर यूजुअली डिक्लाइन मच मोर स्लोली कंपेयर टू द डिक्लाइन इन द सेक्टर्स शेप इन जीडीपी, ठीक है। जो कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद में योगदान जो वो कम होता है जीडीपी में। सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर से हमारा जीडीपी काफ़ी योगदान है, लेकिन अब धीरे धीरे जो कम होता जा रहा था, जो कृषि से योगदान जो होना था जीडीपी में वो भी कम होता चला जा रहा है। ये भी एक कारण है दबाव पड़ने का। दूसरा दबाव पड़ने का कारण है कि वह जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती है प्रतिदिन बढ़ती जाती है, ये भी है। यानी कि द नंबर्स ऑफ पीपल दैट एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ टू फीड इंक्रीजिंग डे बाई डे। जैसे कि मैंने कहा ना अभी आपको कि 20 बीघा ज़मीन है, ठीक है, किसी की 20 बीघा ज़मीन है। अब इसमें अगर 3 बेटे हो गए, 3 जने अगर 3 बेटे हो गए तो 3 अगर हो एक मान लेते हैं, अब इनके कितनी भी ज़मीन आएगी। इस 20 बीघा को जब जैसे हम अपने पिताजी मान लेते हैं कि वो अकेले खेती कर सकते थे, अब 3 बेटे और हो गए तो इसी 20 बीघा पर 4 जने हो गए। तो मतलब जो खेती तो फिक्स है, लेकिन जो ज़मीन पर डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। ये इस वजह से भी इसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। तो ये मेन कारण थे 3, किसमें, भारत के भू उपयोग परिवर्तन, मतलब भारत की ज़मीन का जो यूज़ करने का जो चेंजेस परिवर्तन में क्या क्या मेन कारण थे, तो 3 कारण अपन ने पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट कारण इसके में हैं, ठीक है। तो ये बड़े ध्यान से समझना है, क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए अपन इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बड़े ध्यान से आपको उसको पढ़ना है, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके।